नमस्ते और श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो ऊपर से देखने में शायद अलग-अलग लगें, पर जब आप उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं तो भारत के लोकतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। आज हम 23 जनवरी 2026 के कुछ अहम समाचारों की गहराई में उतरेंगे। और आज हमारे पास पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक्स हैं। हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। हमेशा की तरह चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली मैप क्वेश्चन के साथ। राइट, तो आज का सवाल है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लिखने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। बिल्कुल। हम 3 मुख्य घटनाओं पर बात करेंगे। पहली, कर्नाटक में राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच एक कह सकते हैं कि एक बड़ा टकराव। दूसरी, 2027 में होने वाली भारत की पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना की तैयारी। और तीसरी, सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया पर पैनी नजर। तो चलिए इन तारों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर भारत की लोकतांत्रिक मशीनरी के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही नाटकीय घटना से। कर्नाटक में विधानसभा का सत्र शुरू होते ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत सदन से बाहर चले गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने सरकार का तैयार किया हुआ भाषण पढ़ने से ही साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल। और इस घटना को समझने के लिए इसके पीछे के संवैधानिक रिवाज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान के मुताबिक साल के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये भाषण असल में राज्य की कैबिनेट तैयार करती है, जिसमें सरकार की नीतियां और आने वाले साल की योजनाएं होती हैं। और राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वो इसे जस का तस पढ़ें। वो एक तरह से चुनी हुई सरकार की आवाज होते हैं। और ये कोई 2-4 पन्नों का भाषण नहीं था। खबरों के मुताबिक ये 43 पन्नों और 122 पैराग्राफ का एक लंबा चौड़ा दस्तावेज था। कहा जा रहा है कि राज्यपाल को उन हिस्सों पर आपत्ति थी जिनमें केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना की गई थी, और तो और वो राष्ट्रगान का इंतजार किए बिना ही चले गए। ये तो परंपरा का खुला अपमान जैसा लगता है ना? हाँ, और यहीं पर मामला गंभीर हो जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के वॉकआउट का नहीं, बल्कि राज्यपाल के पद की भूमिका पर एक बुनियादी सवाल है। क्या राज्यपाल राज्य का एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख है, जिसे चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए, या फिर वो केंद्र सरकार का एक एजेंट है जो विपक्षी पार्टी की राज्य सरकार पर लगाम कसने के लिए बैठा है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो सीधा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने की सोच रही है। पर मेरा सवाल ये है कि ये पहली बार तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हमारे संविधान में ही कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये टकराव बार बार होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान बनाने वालों ने राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह देखा था। लेकिन अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा, सिवाय उन मामलों के जहां उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना हो। अब ये विवेक क्या है, इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है। अच्छा। और इसी अस्पष्टता का राजनीतिक फायदा उठाया जाता रहा है। सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन जैसी समितियों ने कई बार सिफारिशें दी हैं कि राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, पर ये सिफारिशें अक्सर कागजों पर ही रह जाती हैं। और जैसा कि हमारे सूत्रों में भी है, ये सिर्फ कर्नाटक की कहानी नहीं है। हाल ही में तमिलनाडु और केरला में भी राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच ऐसे ही टकराव देखने को मिले हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की एक टिप्पणी भी है कि राज्यपाल सुपर सीएम की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये तो हमारे संघीय ढांचे मतलब फेडरलिज्म की नींव पर ही चोट है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक संवैधानिक पद राजनैतिक अखाड़े में बदल सकता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत पर सवाल उठाता है कि असली शक्ति जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, न कि केंद्र द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास। तो एक तरफ ये राजनीतिक और संवैधानिक सत्ता की खींचतान चल रही है और दूसरी तरफ
सरकार अपने सबसे बड़े और बुनियादी कामों में से एक की तैयारी कर रही है, यानी देश के हर इंसान को गिनने की। और इस बार ये जनगणना पहले जैसी बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2027 की जनगणना की, जिसके पहले चरण के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें दो बातें हैं जो इसे ऐतिहासिक बनाती हैं। पहली, ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, और दूसरी, आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा जब आधिकारिक तौर पर जाति की गिनती भी की जाएगी। डिजिटल जनगणना सुनने में तो बहुत आधुनिक लगता है। मतलब अब वो कागज और पेंसिल लेकर घर घर आने वाले दिन गए। हमारे सूत्रों के मुताबिक इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी होगा। यानी लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। हाँ, इसका मकसद प्रक्रिया को तेज और ज्यादा सटीक बनाना है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे कि पहला, डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता का। जब करोड़ों लोगों का निजी डेटा डिजिटल रूप में इकट्ठा होगा तो उसे सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा सवाल है डिजिटल डिवाइड का। भारत में आज भी एक बड़ी आबादी है जिसकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या जो तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं जानती। ये सुनिश्चित करना होगा कि वो इस प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और सवालों की लिस्ट भी काफी दिलचस्प है। पहले चरण में घर से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, जिसे हाउस लिस्टिंग कहते हैं। कुल 33 सवाल हैं। हाँ, कुछ तो पारंपरिक सवाल है, जैसे घर की दीवारों और छत में क्या इस्तेमाल हुआ है, कितने कमरे हैं, परिवार के मुखिया कौन है। लेकिन कुछ सवाल आज के भारत की तस्वीर दिखाते हैं, जैसे पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, क्या घर में शौचालय है, रसोई में एलपीजी कनेक्शन है या नहीं। बिल्कुल, ये सवाल सरकारी योजनाओं की पहुंच को मापने में मदद करते हैं। और कुछ सवाल तो बिल्कुल नए हैं, जैसे क्या घर में इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन है या नहीं। ये दिखाता है कि सरकार अब विकास को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं देख रही है। एक सवाल ने मेरा ध्यान खींचा, घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है। ये बहुत सामान्य सा सवाल लगता है, पर इसके गहरे सामाजिक आर्थिक मायने हो सकते हैं, है ना? निश्चित रूप से। ये किसी क्षेत्र के खानपान, कृषि पैटर्न और यहाँ तक कि गरीबी के स्तर का भी एक इंडिकेटर हो सकता है। अब आते हैं इसके सबसे संवेदनशील पहलू पर, जाति की गिनती। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दशकों से बहस चल रही है। हाँ, ये तो हमेशा से बहुत विवादास्पद रहा है। इसके समर्थकों का कहना है कि आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों को सही तरीके से लागू करने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, ताकि नीतियों का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। सही। और इसके विरोधियों को डर है कि इससे जातिगत पहचान और मजबूत होगी और समाज में बंटवारा बढ़ेगा। उनका तर्क है कि जब हम जाति मुक्त समाज बनाने की बात करते हैं तो सरकार को आधिकारिक तौर पर जाति को गिनकर उसे और पक्का नहीं करना चाहिए। तो ये एक दो-धारी तलवार है जिसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। तो एक तरफ लोगों को गिना जा रहा है, उनकी जाति, उनकी संपत्ति, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को। अब देखते हैं कि इन गिने हुए लोगों में से वोट देने का हक किसे है और उस प्रक्रिया में क्या चल रहा है। यहाँ भी एक बड़ी खींचतान चल रही है, लेकिन ये विधानसभा में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया की बारीकी से जांच कर रहा है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह मतदाता सूचियों को अपडेट और साफ करने का एक विशेष अभियान है, जिसमें पंजीकृत मतदाताओं की नागरिकता का फिर से सत्यापन किया जाता है। बिल्कुल। मतलब चुनाव आयोग ये चेक कराए कि वोटर लिस्ट में शामिल लोग भारत के नागरिक हैं भी या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या दिक्कत नजर आ रही है? प्रक्रिया तो सही लग रही है। दिक्कत प्रक्रिया में नहीं बल्कि प्रक्रिया को शुरू करने के लिए दिए गए कारण में है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से बस एक सीधा सवाल पूछ रहा है, आपने अभियान क्यों शुरू किया? जस्टिस बागची ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका कारण अवैध, सीमा पार से आप्रवासन है? और चुनाव आयोग का जवाब क्या था? यहीं पर मामला फंस गया है। चुनाव आयोग की अधिसूचना में सिर्फ बार बार होने वाले माइग्रेशन का जिक्र है। उनके वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि माइग्रेशन शब्द में कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह का पलायन शामिल है, लेकिन कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं दिखा। एक मिनट, मतलब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि माइग्रेशन शब्द का मतलब कानूनी और गैर कानूनी दोनों हो सकता है? ये तो बहुत अजीब तर्क है। क्या कोर्ट ने इससे माना? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना यानी इंटरस्टेट माइग्रेशन तो नागरिकों का मौलिक अधिकार है और ये पूरी तरह से कानूनी है, जबकि अवैध आप्रवासन
यानी इल्लीगल इमिग्रेशन एक पूरी तरह से अलग और गैर कानूनी चीज है। तो आप एक कानूनी गतिविधि का हवाला देकर लाखों लोगों की नागरिकता की जांच कैसे शुरू कर सकते हैं? यही सवाल कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने सीधे पूछा कि इस प्रक्रिया को शुरू करते समय चुनाव आयोग के दिमाग में वास्तव में क्या था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो प्रक्रिया की नीयत पर शक पैदा करता है। और ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट सूचियों से लगभग 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.26 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस मिले हैं। इसे ऐसे समझिए, 3.26 करोड़ की संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इतने सारे लोगों को, जिनमें से कई गरीब और अशिक्षित हो सकते हैं, अचानक अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और मानवीय चैलेंज है। और एक छोटी सी गलती, हाँ, एक छोटी सी गलती या दस्तावेज की कमी किसी असली नागरिक को उसके वोट देने के सबसे कीमती अधिकार से वंचित कर सकती है। ये सोचने वाली बात है कि वोट देने का अधिकार, जो लोकतंत्र की बुनियाद है, वो कितना नाजुक हो सकता है। एक अस्पष्ट शब्द का इस्तेमाल करके शुरू की गई प्रक्रिया करोड़ों लोगों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा सकती है। तो आज हमने इन 3 घटनाओं को जोड़ा। कर्नाटक में एक संवैधानिक टकराव, भविष्य की जनगणना में टेक्नोलॉजी और जाति का जटिल संगम, और मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर। आज की दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किसी शतरंज के खेल की तरह है। हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन ये खेल अब पुराने नियमों से नहीं खेला जा रहा। कुछ खिलाड़ी तो बोर्ड ही पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर जब कोई यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस उथल-पुथल के बीच भारत अपने लिए रास्ता कैसे बना रहा है। आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी 4 ऐसी बड़ी खबरें हैं। ये पहली नज़र में तो शायद अलग-अलग लगें, पर ये सब एक ही कहानी कहती हैं कि कैसे पुरानी वैश्विक व्यवस्था टूट रही है और भारत इस बदलते मंजर में अपनी जगह कैसे बना रहा है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के लिए क्या मायने रखती है। फिर बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की एक नई और कह सकते हैं ऐतिहासिक सुरक्षा साझेदारी की। जी। इसके बाद हम ट्रंप के अजीब से बोर्ड ऑफ पीस को समझेंगे और जानेंगे कि भारत ने इससे दूरी क्यों बनाई। और आखिर में ग्रीनलैंड को लेकर जो खींचतान चल रही है, उस पर नजर डालेंगे, जो नेटो जैसे पुराने गठबंधन की नींव हिला रही है। बिल्कुल। और हम इन सभी विषयों को सिर्फ खबरों की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक बड़ी तस्वीर के हिस्सों की तरह। हमारा मकसद होगा ये समझना कि ये घटनाएं भारत की विदेश नीति, खासकर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट के सिद्धांतों को कैसे दर्शाती हैं। और हाँ, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये जीएस पेपर 2 के लिए बेहद अहम टॉपिक्स हैं, जहां थियरी और करंट अफेयर्स का संगम होता है। तो चलिए इन खबरों की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्रिक्स से। भारत ने G20 की सफल मेजबानी की, जिसकी काफी तारीफ हुई। अब खबर है कि 2026 में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो सवाल यह है कि G20 के बाद इस बार भारत का फोकस क्या होना चाहिए, एजेंडा क्या हो सकता है? ये सवाल बहुत सही समय पर है, क्योंकि दुनिया एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे ट्रम्प पोलर वर्ल्ड भी कह रहे हैं, जहां बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म पर बहुत ज्यादा दबाव है। अमेरिका क्लाइमेट चेंज जैसे वैश्विक मुद्दों से पीछे हट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की बात कही है। 66? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। और जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस तरह पीछे हटती है, तो एक खाली जगह, एक वैक्यूम बन जाता है। तो ये जो वैक्यूम बना है, क्या भारत उसे भरने की कोशिश कर रहा है? क्या ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है? बिल्कुल। और सबसे बड़ा मौका है क्लाइमेट चेंज और रेजिलियंस, मतलब आपदा रोधी क्षमता पर नेतृत्व करने का। एक सोर्स में यही सुझाया गया है कि भारत को इसे अपने ब्रिक्स एजेंडा के केंद्र में रखना चाहिए। ये सिर्फ एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल साउथ के लिए जीने मरने का सवाल है। हाँ, हम देख ही रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो तबाही हुई बादल फटने से। बिल्कुल। भूस्खलन, बाढ़,
ये विकासशील देशों की एक साझा समस्या बन गई है। लेकिन क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब ब्रिक्स में चीन भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। रूस भी एक बड़ा जीवाश्म ईंधन उत्पादक है। तो क्या इस मुद्दे पर सब एक साथ आ पाएंगे? ये तो काफी मुश्किल लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और यहीं पर भारत की कूटनीतिक कुशलता, जिसे हम डिप्लोमैटिक अड्रॉइटनेस कहते हैं, वो काम आएगी। G20 में भी तो यही चुनौती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। रूस यूक्रेन मुद्दे पर। जी, जहां पश्चिम और रूस के बीच जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी भारत एक साझा घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बनाने में कामयाब रहा। ब्रिक्स में भारत का लक्ष्य किसी पर दोष मढ़ना नहीं होगा, बल्कि क्लाइमेट रेजिलियंस पर फोकस करना होगा। अच्छा। मतलब हम आपदाओं से निपटने के लिए एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे साझा कर सकते हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन और रूस को भी शायद आपत्ति नहीं होगी। ये तो हुई एजेंडे की बात, लेकिन ट्रम्प जैसे नेता ब्रिक्स को एक अमेरिका विरोधी और डॉलर को चुनौती देने वाला समूह मानते हैं। भारत इस धारणा को कैसे संभालेगा, खासकर जब वो अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है? देखिए, यही तो मल्टी अलाइनमेंट की कला है। भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है, और अब तो ब्रिक्स पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और विविध हो गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई जैसे नए देश इसमें जुड़ गए हैं। हाँ, इसका विस्तार हुआ है। जी, अब ये समूह दुनिया के लगभग आधी आबादी, 40% वैश्विक जीडीपी और वैश्विक व्यापार के 1/4 से ज्यादा हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इससे इसकी ताकत बढ़ी है, लेकिन साथ ही इसके अंदरूनी मतभेद भी बढ़े हैं। भारत का रोल यहाँ एक पुल बनाने वाले का होगा, जो अपने हितों को साधते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज भी बने और ये भी सुनिश्चित करे कि ये मंच किसी एक देश के खिलाफ ना हो जाए। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत कैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस में लाता है। बिल्कुल, अपने फैसले अपनी शर्तों पर लेना, किसी के दबाव में आए बिना। तो एक तरफ भारत ब्रिक्स जैसे मंच को मजबूत कर रहा है, जहां पश्चिमी देशों का दबदबा नहीं है, लेकिन साथ ही जैसा कि हमारी अगली खबर दिखाती है, वो पश्चिम के साथ भी अपने रिश्ते उतने ही गहरे कर रहा है। ये संतुलन साधने की कला ही तो आज की कूटनीति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों खबरें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी दूसरी खबर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी यानी सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर है। ये सुनने में बहुत बड़ा कदम लगता है। इसमें खास क्या है और ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? ये साझेदारी सच में एक मील का पत्थर है। इसमें समुद्री सुरक्षा मतलब मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद विरोध यानी काउंटर टेररिज्म जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। और इस पर हस्ताक्षर तब होंगे जब यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आएंगे। अच्छा। और आपके सवाल का जवाब कि अभी क्यों, वो ईयू की टॉप डिप्लोमेट काजा कैलास के एक बयान में छिपा है। उन्होंने कहा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव है। मतलब द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडर अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर। बिल्कुल, ये साझेदारी उसी दबाव का एक जवाब है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया के जो बड़े समुद्री रास्ते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक में, वहां पर एक तरह की नेबरहुड वॉच बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि कोई भी देश अपनी मनमानी ना कर सके? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही मकसद है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाना, खुले समुद्री मार्गों की यानी ओपन सी लेन्स की रक्षा करना और हर तरह के दबाव का विरोध करना। इसके साथ ही एक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और छात्रों पेशेवरों की आवाजाही के लिए एक मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर भी बात चल रही है। तो ये रिश्ते काफी बहुआयामी, मल्टीफैसेटेड हो रहे हैं। जी, और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये मल्टी अलाइनमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक तरफ हम ब्रिक्स में चीन और रूस के साथ हैं, दूसरी तरफ ईयू के साथ सुरक्षा साझेदारी कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दिखाता है। जीएस पेपर 2 में भारत ईयू संबंध और इंडो पैसिफिक रणनीति पर केस स्टडी बेस्ड सवाल आ सकते हैं ना? बिल्कुल, जहां एस्पायरेंट्स को ये समझाना होगा कि भारत कैसे पारंपरिक गठबंधनों से परे जाकर अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है। तो हमने देखा कि भारत कैसे ब्रिक्स और ईयू जैसे स्थापित ढांचों के भीतर काम कर रहा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी कदम उठाए जा रहे हैं जो इन ढांचों को सीधी चुनौती देते हैं। और यहीं पर हमारी अगली खबर आती है। ट्रंप ने अपना एक बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया है। नाम तो बहुत अच्छा है,
पर ये है क्या चीज और भारत ने इसके लॉन्च से दूरी क्यों बना ली? ये बोर्ड ऑफ पीस वाली बात वाकई बहुत दिलचस्प और थोड़ी अजीब भी है। इसे इजराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का दावा यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का एक विकल्प बन सकता है। यूएन का विकल्प? जी, और इसके उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश तो शामिल हुए, लेकिन भारत और अमेरिका के कई करीबी सहयोगियों ने इससे दूरी बनाई रखी। भारत के सामने तो यहाँ एक बड़ी दुविधा रही होगी, मतलब इसमें शामिल होने के क्या फायदे हो सकते थे और न होने के क्या नुकसान? हाँ, ये क्लासिक डिप्लोमैटिक डायलेमा था। अगर भारत शामिल होता तो फायदे ये हो सकते थे कि इससे वैश्विक मंच पर एक और सीट मिलती, वो फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपनी भूमिका दिखा सकता और शायद ट्रंप प्रशासन को खुश रख सकता। लेकिन नुकसान कहीं ज्यादा बड़े और गहरे थे। क्या थे वो नुकसान? सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो ये था कि ये यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था को कमजोर करता है, जिसकी स्थापना में भारत ने भी एक भूमिका निभाई थी। दूसरा, इसका ढांचा पूरी तरह से एक तरफा है, यूनिलैटरल। ट्रंप खुद इसके चेयरमैन है और उनके परिवार के सदस्य बोर्ड में हैं। अच्छा। तीसरा, इसमें फिलिस्तीनी नेतृत्व को ही शामिल नहीं किया गया, जिनके भविष्य का फैसला होना है। और चौथा, पाकिस्तान की मौजूदगी से एक खतरा था कि वो मौका मिलते ही कश्मीर का मुद्दा इसमें खींच लाता। $1 बिलियन की फीस देकर स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव, ये तो शांति समझौता कम और किसी महंगे क्लब की मेंबरशिप ज्यादा लग रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये इसे एक ट्रांजैक्शनल बॉडी बनाता है, प्रिंसिपल्ड नहीं। एक ऐसा मंच जहां प्रभाव और सीट पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इन सब वजहों से भारत का वेट एंड वॉच का फैसला एक बहुत सोचा समझा कदम था। मतलब भारत ने संदेश दिया कि वो शांति के लिए तो प्रतिबद्ध है, पर किसी ऐसी पहल का हिस्सा नहीं बनेगा जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कमजोर करती हो। एकदम सही। लेकिन क्या वेट एंड वॉच से भारत ने एक मौका गंवा दिया? मतलब एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि वहां रहकर भारत पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा उठाने से बेहतर तरीके से रोक सकता था। ये एक जायज सवाल है, लेकिन हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। उस बोर्ड में शामिल होकर भारत उसकी वैधता को बढ़ाता, जो लंबे समय में यूएन के लिए नुकसानदेह होता। और जिस तरह का ढांचा था, उसमें भारत की आवाज कितनी सुनी जाती, इस पर भी संदेह है। कभी-कभी किसी खेल में हिस्सा न लेना ही सबसे अच्छी चाल होती है। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 का एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये बदलते वैश्विक क्रम, यूएन की प्रासंगिकता और यूनिलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म की बहस पर सीधा सवाल खड़ा करता है। तो यूएन जैसी संस्था को बाहर से चुनौती मिल रही है, लेकिन हमारी आखिरी खबर दिखाती है कि नेटो जैसे पुराने और मजबूत गठबंधन को अंदर से ही चुनौती मिल रही है। और ये कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ग्रीनलैंड को हासिल करने का प्रयास, ये सब क्या हो रहा है? ये वाकई हैरान करने वाली घटना है। ट्रंप ने डेनमार्क के सेमी ऑटोनोमस क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका को हस्तांतरित करने के लिए 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद ये धमकी तो वापस ले ली, लेकिन कहा कि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के लिए एक फ्रेमवर्क डील बन गई है। लेकिन ग्रीनलैंड ही क्यों? एक बर्फ से ढकी जमीन के लिए इतनी बड़ी कूटनीतिक खींचतान, इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है और तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नॉर्दर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज जैसे नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं। अच्छा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। और तीसरा, अमेरिका वहां गोल्डन डोम नाम का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है। ये सब आर्कटिक में अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड ही एक फ्लैट पर कब्जा करने की धमकी दे रहा हो। इससे तो बाकी फ्लैट वाले भी घबरा जाएंगे। नेटो के लिए इसका क्या मतलब है? आपकी एनालॉजी एकदम सटीक है। यह नाटो के आर्टिकल 5 की सीधी परीक्षा है, जो कहता है एक पर हमला सब पर हमला। इस मामले में तो रक्षक ही भक्षक बनता दिख रहा है। द प्रोटेक्टर बिकम्स द टॉर्मेंटर। ये तो नेटो के मूल सिद्धांत पर ही सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। एक जाने माने विशेषज्ञ सी राजा मोहन का तो ये भी मानना है कि नेटो शायद ट्रंप का दूसरा कार्यकाल नहीं झेल पाएगा। यह यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता और उसे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विकसित करनी होगी। यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक जीएस पेपर 1 मतलब ज्योग्राफी और जीएस पेपर 2 मतलब आईआर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जी,
आर्कटिक क्षेत्र का रणनीतिक महत्व, संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा और पिघलती बर्फ के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, ये एक उभरता हुआ विषय है। एस्पिरेंट्स को इस जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट पर गहरी नजर रखनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एक तरफ ब्रिक्स में नई शक्ति की गतिशीलता है, तो दूसरी तरफ ईयू के साथ मजबूत होते रिश्ते। एक और यूएन जैसी पुरानी संस्थाओं को बोर्ड ऑफ पीस जैसी पहलों से चुनौती मिल रही है, तो वहीं नेटो जैसे मजबूत गठबंधन के भीतर ही दरारें पड़ रही हैं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 अलग-अलग नजरियों से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक आम भारतीय घर के अंदर झांकेंगे, फिर हम देखेंगे कि दुनिया का पैसा भारत की तरफ कैसे आ जा रहा है, और आखिर में हम जमीन पर उतरकर देखेंगे कि जिलों के स्तर पर क्या कुछ नया हो रहा है। और इन तीनों तस्वीरों को हम एक ही फ्रेम में रखकर समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से। हमारा मिशन ये देखना है कि क्या घर की कहानी, सरहद की कहानी और जिले की कहानी, ये तीनों मिलकर देश की आर्थिक सेहत की एक कोहेरेंट तस्वीर बनाती हैं, या फिर इनमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बिल्कुल। हमारे आज के 3 विषय सीधे जीएस पेपर 3 के सिलेबस से जुड़े हैं। पहला, बजट 2026 से पहले भारतीय परिवारों की वित्तीय स्थिरता। दूसरा, भारत में घटता विदेशी निवेश यानी नेगेटिव नेट एफडीआई और एफपीआई ट्रेंड्स। और तीसरा, उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प नई योजना, एक जिला एक व्यंजन। तो चलिए सबसे पहले घर के अंदर की आर्थिक कहानी से शुरू करते हैं। जरूर। हमारे सामने एक लेख है जिसका शीर्षक है द लिमिट्स ऑफ हाउसहोल्ड स्टेबिलिटी, और ये एक तरह से 2026 के बजट के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इसमें मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। एक तरफ हम 7-8% की विकास दर की बात करते हैं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ ये लेख कह रहा है कि परिवारों की बचत घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे कहते हैं मैक्रो स्टोरी और माइक्रो रियलिटी का डाइवर्जेंस। ऊपर से देखने पर जीडीपी के आंकड़े बहुत शानदार हैं, लेकिन जब हम उन आंकड़ों को बनाने वाले इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स यानी परिवारों को देखते हैं, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2025 तक भारत में घरेलू कर्ज यानी हाउसहोल्ड डेट जीडीपी का 41.3% हो गया था। लेकिन 41.3%? क्या ये दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है? जैसे चीन या दूसरे डेवलप्ड देशों में तो ये आंकड़ा शायद इससे कहीं ज्यादा होगा। पैर करें तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी कम है, लेकिन यूपीएससी के लिए एब्सोल्यूट नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड। और ट्रेंड चिंताजनक है। 2021 के मध्य में ये सिर्फ 36% था। यानी कुछ ही सालों में इसमें 5 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि हमारी ग्रोथ का एक हिस्सा कर्ज पर आधारित है। और इसका दूसरा पहलू फिर बचत होगा। अगर कर्ज बढ़ रहा है तो जाहिर है बचत कम हो रही होगी। एग्जैक्टली। नेट फाइनेंशियल सेविंग्स यानी शुद्ध वित्तीय बचत, जो कि परिवारों की कुल कमाई और खर्च के बाद बची हुई रकम होती है, उसमें भारी गिरावट आई है। वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कई दशकों के निचले स्तर पर है। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़कर देखिए, कम होती बचत और बढ़ता कर्ज, ये एक अस्थिर कॉकटेल बनाता है। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस ट्रेंड को जीएस पेपर 3 से कैसे जोड़ना चाहिए? सिलेबस में तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसा टर्म है। ये सीधे तौर पर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ता है। इसको समझने के लिए 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर है कंजम्पशन लेड ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन हम देख रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आय में बढ़ोतरी से नहीं बल्कि कर्ज लेने से आ रहा है। मतलब लोग भविष्य की कमाई को आज खर्च कर रहे हैं। हाँ, और ये एक अस्थिर मॉडल है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि देश की भव्य आर्थिक इमारत की नींव में यानी परिवारों की नींव में दरारें आ रही हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और इसी से दूसरा पॉइंट निकलता है, अनइवन इनकम ग्रोथ। लेख बताता है कि वास्तविक आय वृद्धि यानी रियल इनकम ग्रोथ खासकर असंगठित क्षेत्र और कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र में बहुत असमान रही है। मतलब कुछ लोगों की आय तो बढ़ रही है, लेकिन एक बड़े तबके की आय या तो स्थिर है या महंगाई की दर से कम बढ़ रही है। इसी वजह से उन्हें अपना कंजम्पशन लेवल बनाए रखने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। ग्रोथ हो रही है पर वो इंक्लूसिव नहीं है। और इसका तीसरा पहलू क्या है?
लेख में रिस्क ट्रांसफर की बात कही गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। हाल के वर्षों में सरकार ने पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जबरदस्त फोकस किया है। हाईवेज, पोर्ट्स, रेलवेज बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हाँ, वो तो दिख रहा है। लेकिन जब सरकार अपना ज्यादातर पैसा कैपेक्स पर लगाती है, तो उसके पास आय समर्थन योजनाओं जैसे कि कुछ सब्सिडी या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के लिए वित्तीय गुंजाइश कम हो जाती है। इसका असर ये होता है कि आर्थिक झटकों का जोखिम, द इकोनॉमिक रिस्क, सरकार से हटकर सीधे परिवारों पर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। अगर किसी की नौकरी जाती है या फसल खराब होती है, तो उसके पास सरकारी सेफ्टी नेट पहले के मुकाबले कमजोर होता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि मैक्रो लेवल पर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पर परिवार का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। तो अगर मेंस में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर सवाल आता है, तो एक एस्पिरेंट को क्या लिखना चाहिए? उसे सिर्फ जीडीपी के आंकड़े लिखकर खुश नहीं होना चाहिए। एक क्रिटिकल एनालिसिस ये होगा कि वो बताए कि हेडलाइन ग्रोथ के बावजूद हाउसहोल्ड सेक्टर में स्ट्रेस है। वो इन 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है: अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, नॉन इंक्लूसिव इनकम ग्रोथ एंड अ शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक रिस्क ऑनटू हाउसहोल्ड्स। और फिर वो सुझाव दे सकता है कि आगामी बजट 2026 में सिर्फ कैपेक्स पर ही नहीं, बल्कि परिवारों की प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान देना क्यों जरूरी है। यही एक बैलेंस्ड और इंसाइटफुल जवाब होगा। बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण। तो एक तरफ परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में देश की ग्रोथ के लिए बाहरी निवेश और भी जरूरी हो जाता है, लेकिन क्या वहां से अच्छी खबर आ रही है? चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो सीमाओं के पार से आ रही है। और यहाँ भी कहानी थोड़ी उलझी हुई है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2025 में लगातार चौथे महीने भारत का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई नकारात्मक रहा। नेगेटिव रहा, नेगेटिव नेट एफडीआई। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि जितना पैसा एफडीआई के रूप में भारत में आया, उससे ज्यादा पैसा यहां से बाहर चला गया। आंकड़ा क्या कहता है? नवंबर 2025 में नेट एफडीआई -$446 मिलियन था। अब यहाँ पर न्यूआंस को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भारत में नया निवेश आना बंद हो गया है। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो यानी कुल आने वाला निवेश $6.4 बिलियन पर काफी स्थिर था। समस्या दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ से आपका मतलब? समस्या है उच्च प्रत्यावर्तन और विनिवेश यानी हाई रिपैट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि जो विदेशी कंपनियां पहले से भारत में निवेश कर चुकी थीं, वो या तो अपना मुनाफा वापस अपने देश ले जा रही हैं या फिर अपना निवेश बेचकर भारत से बाहर निकल रही हैं। ओहो। यह राशि $5.3 बिलियन जितनी बड़ी थी, जिसने ग्रोस इनफ्लो के असर को खत्म कर दिया। लेकिन अगर ग्रॉस इनफ्लो स्थिर है, तो क्या ये वाकई चिंता की बात है या सिर्फ एक टेम्पररी ब्लिप है जहां निवेशक अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन जब ये एक ट्रेंड बन जाता है लगातार 4 महीने तक, तो ये निवेशक के विश्वास यानी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर सवाल खड़े करता है। ये संकेत देता है कि शायद मौजूदा निवेशकों को भारत में रीइन्वेस्ट करने के लिए उतने आकर्षक अवसर नहीं दिख रहे हैं या उन्हें हमारी पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेकर कुछ चिंताएं हैं। और इसमें एफपीआई का भी जिक्र है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है? वो भी चिंता का विषय है। इस वित्तीय वर्ष यानी 25-26 में नेट एफपीआई भी नकारात्मक रहा है। इसके पीछे भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर अनिश्चितता और कमजोर होता रुपया जैसे कारण बताए गए हैं। अब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। हाँ, प्रीलिम्स में एफडीआई और एफपीआई का अंतर एक क्लासिक सवाल है। बिल्कुल। इसे एक सरल एनालॉजी से समझ सकते हैं। एफडीआई उस व्यक्ति की तरह है जो आपके शहर में एक घर खरीदता है और बस जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म स्थिर निवेश है। एफपीआई एक पर्यटक की तरह है जो एक होटल में कुछ दिनों के लिए रुकता है और जरा सी भी असुविधा होने पर तुरंत शहर छोड़ सकता है, जिसे हॉट मनी भी कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत अस्थिर होता है। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि कुछ घर मालिक अपना घर बेच रहे हैं और पर्यटक भी कम आ रहे हैं। तो इसका भारत की भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा असर हमारे बीओपी के कैपिटल अकाउंट पर पड़ता है।
अगर एफडीआई और एफपीआई दोनों ही नेगेटिव या कमजोर रहे तो हमें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने में मुश्किल हो सकती है। इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपए पर भी। यह हमारी एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटी को कमजोर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण को एक मेंस के उत्तर में कैसे पिरोया जा सकता है? अगर सवाल भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की चुनौतियों पर है तो एक एस्पिरेंट इन आंकड़ों का हवाला दे सकता है। वो बता सकता है कि सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधारना ही काफी नहीं है। हमें एक प्रिडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसी, नीतिगत स्थिरता और रुपए को स्थिर करने के उपायों पर भी काम करना होगा ताकि जो निवेशक भारत में है वो यहीं रुके और रीइन्वेस्ट करे। मतलब नए निवेशकों को बुलाना जितना जरूरी है, पुराने निवेशकों को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। बहुत खूब। तो हमने घर के अंदर का तनाव देखा और सीमाओं पर निवेश की अनिश्चितता भी। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि क्या जमीनी स्तर पर जिलों में विकास की कोई नई सकारात्मक कहानी लिखी जा रही है। हमारा तीसरा विषय है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक व्यंजन योजना। हाँ, ये ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता के बाद उसी तर्ज पर शुरू की गई एक नई और अभिनव पहल है। यूपी दिवस 24 जनवरी को इसे लॉन्च किया गया। ये योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, हर जिले के खास खाने को पहचान दिलाना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और सरकारी योजना बनकर रह जाएगी या इसमें सच में दम है? ओडीओपी की तरह इसमें भी ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज सबसे बड़ी चुनौती नहीं होगी? सिर्फ खाने की पहचान कर लेना काफी तो नहीं है? आपने बिल्कुल सही चुनौती की ओर इशारा किया है। एग्जीक्यूशन इज द की। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों की सूची बनाना नहीं है। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, पहचान किए गए व्यंजनों की गुणवत्ता में सुधार करना, स्टैंडर्डाइजेशन लाना। दूसरा, उनकी आकर्षक ब्रांडिंग करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें बाजार तक पहुंचाना यानी मार्केट एक्सेस देना। अगर इन तीनों पर सही से काम हुआ तो ये गेम चेंजर हो सकती है। ये यूपीएससी के सिलेबस से कैसे जुड़ती है? ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक राज्य स्तरीय योजना है। यही तो इसकी खूबी है। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है जिसे आप कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के तहत ये स्टेट लेवल गवर्नेंस इनिशिएटिव और सहकारी संवाद का एक शानदार उदाहरण है। और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में तो इसके कई डायमेंशंस होंगे। निश्चित रूप से कम 3 बड़े आयाम हैं। पहला, एमएसएमईज और स्थानीय अर्थव्यवस्था। ये योजना सीधे तौर पर स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगी, जो ज्यादातर एमएसएमईज ही होते हैं। इससे लोकल सप्लाई चेन्स मजबूत होंगी। दूसरा, रोजगार। हाँ, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे गैर कृषि रोजगार, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के बड़े अवसर पैदा होंगे, खासकर महिलाओं के लिए जो अक्सर इस तरह के पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ी होती हैं। ये रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा। और तीसरा पहलू मुझे पर्यटन से जुड़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, तीसरा पहलू है पर्यटन को बढ़ावा। आज दुनिया में गैस्ट्रोनॉमिक टूरिज्म या पाक पर्यटन एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। लोग अब सिर्फ इमारतें देखने नहीं बल्कि उस जगह का स्वाद चखने भी जाते हैं। ये योजना उत्तर प्रदेश को भारत के फूडी मैप पर एक मजबूत पहचान दिला सकती है। वाह! आप सोचिए, कोई पर्यटक लखनऊ अपने कबाब के लिए, मथुरा अपने पेड़े के लिए और बनारस अपनी चाट के लिए जाए। ये टूरिज्म को डिसेंट्रलाइज भी करेगा। तो अगर मेंस में ग्रामीण विकास, एमएसएमईज या रोजगार सृजन पर कोई सवाल आता है तो इस योजना को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है। सिर्फ उदाहरण नहीं बल्कि एक इनोवेटिव पॉलिसी मेजर की केस स्टडी के तौर पर। ये दिखाता है कि विकास का मॉडल सिर्फ बड़े उद्योगों पर ही नहीं बल्कि स्थानीय ताकत, लोकल स्ट्रेंथ्स पर भी आधारित हो सकता है। ये बॉटम अप डेवलपमेंट अप्रोच का एक जीता जागता सबूत है। ये आपके उत्तर को औरों से अलग और ज्यादा व्यवहारिक बनाएगा। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की 3 अलग-अलग तस्वीरें देखी। घर के अंदर वित्तीय तनाव की कहानी, सीमाओं पर विदेशी निवेश की एक जटिल और अनिश्चित कहानी और जिलों के अंदर से निकलती उम्मीद और नई पहल की एक कहानी। आज हम भारत के 3 अलग-अलग चेहरों को देखेंगे। एक तरफ है हिमालय में प्रकृति के साथ हमारा संघर्ष और उसकी कीमत जो हम चुका रहे हैं। दूसरी तरफ देश के भीतर
सुरक्षा की कुछ जटिल चुनौतियां हैं और तीसरी तरफ टेक्नोलॉजी के आसमान में हमारी एक बहुत ऊंची उड़ान। जी, और ये तीनों कहानियां मतलब बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, लेकिन ये मिलकर आज के भारत की एक कॉम्प्लेक्स लेकिन सच्ची तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी सोर्सेज हैं। चलिए इस तस्वीर की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि मुझे लगता है एक चेतावनी है। साल 2025 में हिमालय इलाकों में, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स मतलब जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं में 4000 से ज्यादा जानें चली गई। 4000? ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। धारली, हर्सिल, उत्तरकाशी, ये नाम अब सिर्फ खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं रहे, बल्कि बादल फटने, लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स की त्रासदियों के गवाह बन चुके हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे ये अब एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। एग्जैक्टली, यही शब्द मैं इस्तेमाल करने वाली थी, न्यू नॉर्मल। और इसी न्यू नॉर्मल के बीच एक बहुत चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप है और दूसरी तरफ सरकार उन्हीं डिजास्टर प्रोन एरियाज जैसे धारली और हर्सिल में एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पुश कर रही है। आप चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना की बात कर रहे हैं? जी, वही परियोजना जिसके लिए लगभग 7000 देवदार के पेड़ काटे जाने हैं। 1 मिनट, 7000 पेड़? और ये वही देवदार के पेड़ हैं जो हिमालय के इकोसिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं, जिनकी जड़ें पहाड़ों को पकड़कर रखती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। देवदार के जंगल, उनके जो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम्स होते हैं, वो ढलानों को स्टेबलाइज करते हैं, लैंडस्लाइड्स को रोकते हैं और पानी की क्वालिटी भी बनाए रखते हैं। तो ये तो और मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इलाका भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में आता है। अच्छा। जिसे 2012 में गंगा के आखिरी प्रिस्टीन स्ट्रेच यानी सबसे शुद्ध हिस्से को बचाने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी तो दिया जाता है कि बॉर्डर एरियाज में मजबूत सड़कों का होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। चीन के साथ जो तनाव है उसे देखते हुए क्या ये विकास की जरूरत नहीं है? सवाल बहुत जरूरी है आपका, और यहीं पर पॉलिसी मेकिंग की जो खामियां हैं वो उजागर होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी निस्संदेह एक प्रायोरिटी है, लेकिन क्या उसकी कीमत इकोलॉजिकल सुसाइड होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैलेंस बनाना बिल्कुल संभव था। समस्या प्रोजेक्ट के डिजाइन और उसके एग्जीक्यूशन में है। जैसे कि क्या गड़बड़ियां हुई? पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ी है प्रोजेक्ट फ्रैगमेंटेशन। प्रोजेक्ट फ्रैगमेंटेशन मतलब? से लंबे हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए EIA मैंडेटरी है, सो इट वाज अ क्लेवर वे टू बाईपास एनवायरमेंटल स्क्रूटनी। मतलब नियमों को तोड़ने के लिए उन्हें मोड़ा गया, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती थी सड़क की चौड़ाई के लिए गलत स्टैंडर्ड का इस्तेमाल। अच्छा। यहाँ DLPS स्टैंडर्ड लागू किया गया, जो मैदानी इलाकों के डबल लेन विथ पेव्ड शोल्डर हाईवेज के लिए बना है। पहाड़ों पर 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का मतलब है कहीं ज्यादा खुदाई, ज्यादा मलबा और ज्यादा अस्थिर ढलाने, जबकि पहाड़ों के लिए तो अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। इंटरमीडिएट विथ रोड्स जो करीब 5.5 मीटर चौड़ी होती हैं, वो ज्यादा सुरक्षित और सस्टेनेबल मानी जाती हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जमीन पर नतीजा भयानक है। जो तीसरी गलती है वो है वर्टिकल हिल कटिंग। पहाड़ों को स्लोप में काटने की बजाय 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब सीधा काटा गया है। ओह। इसकी वजह से 700 किलोमीटर की सड़क पर 800 से ज्यादा एक्टिव लैंडस्लाइड जोन्स बन गए हैं। हर बारिश में ये पहाड़ दरकते हैं। ये तो बहुत डरावना है। और ये सब तब हो रहा है जब सरकार की अपनी एक पॉलिसी हिमालय को बचाने की बात करती है। बिल्कुल। 2014 में सरकार ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद हिमालय की नाजुक इकोलॉजी को बचाना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट उस पॉलिसी का खुला उल्लंघन है। हमें यह समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज यहाँ एक रिस्क मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। अच्छा। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट द हिमालयाज देयर इज नो इंडिया। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी वाटर सिक्योरिटी, हमारे क्लाइमेट और हमारे एग्जिस्टेंस की नींव हैं। सरकार की पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी में ये जो गैप है, ये जो विरोधाभास है, ऐसा ही एक तनाव हमें देश के इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी देखने को मिलता है, खासकर मणिपुर में। हाँ, हिमालय की चुनौती अगर प्राकृतिक है तो मणिपुर की चुनौती सामाजिक और राजनीतिक है। राज्य में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की आग एक बार फिर से भड़क उठी है। क्या हुआ है इस बार? चुराचांदपुर जिले में, जो कि एक कुकीजो मेजॉरिटी एरिया है,
एक 29 साल के मैतेई समुदाय के व्यक्ति मयांगलम्बम ऋषिकांत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और खबरों के मुताबिक वो अपनी कुकीज़ो पत्नी से मिलने वहां गए थे। जी, और इस घटना को और भी भयावह बनाती है हत्यारों की दुस्साहस, जिन्होंने इस हत्या का वीडियो बनाकर उसे जारी भी किया। ये तो एक तरह से सीधे सीधे स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करना हुआ। बिल्कुल, ये घटना अपने आप में कई डायमेंशंस खोलती है। पहला, ये मैतेई और कुकीज़ो समुदायों के बीच चल रहे गहरे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करती है। दूसरा, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी हथियारबंद समूहों का दुस्साहस दिखाती है। वीडियो जारी करना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक मैसेज है। इस घटना के बाद इम्फाल घाटी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने इंडो म्यांमार सुगनू रोड को ब्लॉक कर दिया। कोकुमाई, जो घाटी की एक बड़ी संस्था है, वो इसे सीधे सीधे केंद्र सरकार की विफलता बता रही है। सवाल ये उठता है कि राज्य में 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी टारगेटेड किलिंग कैसे हो रही हैं? इज इट एन इंटेलिजेंस फेलियर और समथिंग डीपर? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बल्कि गवर्नेंस और सिक्योरिटी apparatus के जो डीप रूटेड इश्यूज है उनको दिखाता है। मतलब जब समाज एथनिकली इतना ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है तो पुलिसिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। सुरक्षा बलों पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ जाता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो रुक जाता है। और अब इस मामले की जांच NIA को सौंपने की मांग हो रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। NIA के आने का मतलब है कि सरकार इस घटना को एक लोकल क्राइम की तरह नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे के तौर पर देख रही है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो मणिपुर में हालात चिंताजनक है, लेकिन सिक्योरिटी फ्रंट पर एक बड़ी कामयाबी की खबर भी है, खासकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE के मोर्चे पर। हाँ, ये एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल सक्सेस है। झारखंड के सारंडा जंगल में, जिसे कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था, मेधाबुरु नाम के एक स्पेशल ऑपरेशन में 15 माओवादियों को मार गिराया गया है। 15? और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है अनल उर्फ तूफानदा। अनलदा, जिस पर कुल 2.17 करोड़ रुपए का इनाम था। जी, 2 करोड़ 17 लाख। ये रकम ही बताती है कि वो कितना बड़ा लीडर रहा होगा। बिल्कुल। अनल CPI माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, जो उनकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उस पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़, ओडिशा ने 1.2 करोड़ और NIA ने 15 लाख का इनाम रखा था। उसका मारा जाना माओवादी लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इन ऑपरेशंस की सफलता के पीछे क्या है? ये जॉइंट ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं? इस ऑपरेशन की सफलता सिनर्जी में है। इसमें COBR, जो CRPF की एलीट जंगल वॉरफेयर यूनिट है, झारखंड जैगुआर, जो स्टेट पुलिस की स्पेशल फोर्स है, CRPF और जिला पुलिस शामिल थी। अच्छा, कोबरा के पास जंगल में लड़ने की स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, तो झारखंड जैगुआर के पास लोकल टेरेन और इंटेलिजेंस का एडवांटेज है। और जब ये सब मिलके काम करते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। और ये एक आइसोलेटेड ऑपरेशन नहीं है, ये सरकार की LWE के खिलाफ एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक तरफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ताकि लोकल आबादी को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। गृह मंत्री का बयान भी इसी पॉलिटिकल विल को दिखाता है, जिसमें उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही है। तो एक तरफ हम जमीन पर दशकों पुरानी लड़ाइयां जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में भविष्य की टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन इस साल गणतंत्र दिवस परेड में होने वाला है। जी, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस बार अपनी एक, आप कह सकते हैं, गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने वाला है। यह है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल या LRASIM। हाइपरसोनिक? ये सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन इन अ कॉम्बैट सिनेरियो? आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। आपका सवाल ही इसके महत्व को बताता है। स्पीड इसकी सबसे बड़ी ताकत है। माक 5 यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से चलने वाली मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन। जब तक दुश्मन का रेडार इसे देखेगा और रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब तक ये अपना टारगेट हिट कर चुकी होगी। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीड। तो फिर और क्या खास है इसमें? इसकी दूसरी खासियत है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। ग्लाइड मिसाइल?
इसका मतलब ये है कि इसे पहले एक रॉकेट से एटमॉस्फेयर के ऊपर बूस्ट किया जाता है और फिर ये वहां से अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करती है, मतलब फिसलती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह इसका रास्ता प्रिडिक्टेबल नहीं होता। ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। प्रिसाइजली। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना भारत को उन चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल करता है जिसमें अभी तक अमेरिका, रूस और चीन का दबदबा रहा है। ये रीजनल पावर बैलेंस को बदलने की ताकत रखती है। और GS3 के नजरिए से देखें तो ये इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस बार रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना सिंदूर नाम का एक फॉर्मेशन बना रही है। इसके पीछे भी कोई खास कहानी है? हाँ, ये सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक संदेश है। ये पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद में है। इस फॉर्मेशन में राफेल, MiG-29 और Su-30 MKI जैसे हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स शामिल होंगे। मतलब ये अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स का एक प्रदर्शन भी है। बिल्कुल। इससे ना सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ता है बल्कि दुनिया को हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का एक साफ संदेश भी जाता है। तो आज हमने भारत की 3 अलग-अलग तस्वीरें देखी। हिमालय में इकोलॉजिकल चैलेंजेस और पॉलिसी पैरालाइसिस का संघर्ष, मणिपुर और झारखंड में इंटरनल सिक्योरिटी की मिक्स्ड रियलिटी, जहां एक तरफ गहरी चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ बड़ी सफलताएं भी। और DRDO की हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस की एक ऊंची उड़ान। ये तीनों विषय आइसोलेटेड न्यूज नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि एक विकासशील देश के तौर पर भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। फिर समझ आती है। तो आज की इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग लगा? हिमालय का संकट, आंतरिक सुरक्षा की पहेली या हमारी तकनीकी छलांग? हमें अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही गहरी और जानकारी से भरपूर चर्चा लेकर आएं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चर्चा के PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जाने से पहले आज के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ, जिस पर हमने शुरू में भी बात की थी। भारत जैसे देश के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। जय हिंद।